नमस्कार। आपने इस चर्चा के पिछले एपिसोड में प्रोफेसर घनाराम साहू के साथ जाति पर हमारी बातचीत का एक बड़ा दिलचस्प हिस्सा सुना था। छत्तीसगढ़ के इस ताज़ा विधानसभा चुनाव में, जिसकी चर्चा अभी खत्म ही नहीं हुई है, जहां अभी सरकार बनी नहीं है, यहाँ पर आपने चुनाव को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, वोटरों के रुझान को लेकर, जाति की जो हालत रही, जाति की जो सोच रही, रुझान रहा, उसके बारे में आपने हमारे पिछले एपिसोड में सुना था, लेकिन बात पूरी नहीं हो पाई थी। हम अभी फिर आपके सामने हैं। ये बात इस दूसरे एपिसोड में छत्तीसगढ़ के चुनावी जातिगत समीकरणों से आगे बढ़कर थोड़ी सी चर्चा इसमें देश के जातिगत आरक्षण की व्यवस्था को लेकर भी हुई है। हमारा मानना है कि ये दूसरा एपिसोड जो है ये भी आपको दिलचस्प लगेगा। साहू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मुझको एक बात बतलाइए कि कांग्रेस और भाजपा ने इस चुनाव में 2023 के चुनाव में जी जो सामान्य सीटें हैं अनारक्षित, हाँ उन्हीं पर ओबीसी के लोगों को उन्होंने टिकटें दी है। जी किस पार्टी का क्या रुख रहा है, किस जाति को कितनी टिकटें दी है किस पार्टी ने? जैसे मुझको जो ध्यान पड़ रहा है, मेरी जानकारी गलत हो तो बताइएगा। हाँ। भाजपा ने साहू समाज के 11 लोगों को दिया था। कांग्रेस ने 9 लोगों को टिकट दी जी। कुल मिला के 9 और 11 20 साहू कैंडिडेट थे जी। इसमें से शायद मुझको ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि 4 ऐसी सीटें थी जहां दोनों साहू थे। जी, ऐसा ही था कुछ? हाँ, ऐसा ही था जी। तो 4 कैंडिडेट कम हो गए जीतने की संभावना वाले, कि दोनों में से कोई ना कोई 4 साहू तो हारेंगे। हाँ। तो 20 में से 4 कम हो गए, 16 साहू बचते थे जीत की संभावना वाले। जी। कितने जीते उसमें से? देखिए, यदि हम वो 4 को कॉमन मान लें, हाँ, तो बचते हैं वो 12। 16 तो नहीं बचते, 12 बचते। लेकिन उन 4 में भी तो कोई ना कोई तो जीत सकते हैं। हैं। वो 4 में जो जीत सकते हैं, तो दोनों मिला के 16 क्षेत्रों से 20 साहू लड़ रहे थे। हाँ, 16 क्षेत्र से 20। 16 से 20। जो अंक गणित के हिसाब से जो अधिकतम संभव था, वो 16 साहू विधायक होने का था। आज हुए कितने हैं? अभी हुए हैं 12। क्या बोलते हैं, 12 हुए हैं। 12 हुए। 4 साहू कहीं ना कहीं हारे। हाँ। अब उसमें देखिए, ये 12 में बीजेपी और कांग्रेस के कितने हैं? दोनों के 6-6 हैं। हाँ, एकदम मुकाबला, कांटे की टक्कर कांटे का की है। मुकाबला, दोनों से 6-6 होके आए हैं। अच्छा, यानी साहू समाज को छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महत्व मिला है एक समाज के रूप में। जी। जहाँ पे आरक्षण है वहां तो कुछ नहीं कर सकता कोई। जहाँ आरक्षण नहीं है जी, वहां पे कांग्रेस और भाजपा दोनों ने भरपूर टिकटें दी जी। और 6 और 6 12 लोग एक ही जाति के पहुंचे हैं विधानसभा में। जी। किसी और जाति के भी इतने लोग पहुंचे हैं क्या? नहीं, अब 10 की संख्या से तक नहीं पहुंचे हैं दूसरे जाति के लोग। दूसरी कौन सी जाति है सबसे अधिक संख्या वाली? कुर्मी समाज के 6 विधायक चुने गए हैं। ये 12 के बाद सीधा 6 है। हाँ, ये सबसे बड़ा है संख्या। हाँ जी। हाँ, कुर्मी समाज के 6 चुने गए हैं। हाँ। और क्या बोलते हैं, यादव समाज के 4 चुने गए हैं। अच्छा, 4 यादव हो गए। हाँ, हाँ। कलार समाज के 3, कलार 3 हो गए। अघरिया 2। अघरिया, ये 2 जो नाम हमने भी लिए हैं जी, यही दोनों प्रमुख अघरिया हैं जी। यानी सरकार किसी भी पार्टी की बनती, हाँ, एक अघरिया बड़ा नेता बनता ही नेता है। अच्छा। पनका समाज से 1 है महंत जी। हाँ। लोधी समाज से 1 है, वो खैरागढ़ से जो महिला है यशोदा वर्मा। हाँ, यशोदा वर्मा है ना। हाँ। निषाद समाज से 1 है, वो कुंवर सिंह निषाद गुंडरदेही से। हाँ। नाई समाज से 1 जीते हैं। हाँ। पहली बार कोई नाइक प्रवेश हुआ विधानसभा में। ऐसा? हाँ, वो रिकेश सेन वैशाली नगर वाले। मरार समाज से, मरार पटेल समाज से 1 जीते हैं। हालांकि मैं उनकी जाति के बारे में पक्का नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने मित्रों से जानकारी लिया, उनका कहना है कि वो मरार पटेल ही हैं। ठीक है। तो 1 कटघोरा से जीते हैं। हाँ। राजवाड़े 2 जीत के आए हैं सरगुजा से। हाँ। दोनों भाजपा से जीते हैं। अच्छा। राजवाड़े। हाँ। कलार समाज के जो 3 जीते हैं, इनमें जो है 2 भाजपा के हैं। हाँ। श्याम बिहारी जायसवाल मनेन्द्रगढ़ से। हाँ। और महासमुंद से योगेश्वर सिन्हा। तीसरी जो है वो संजारी बालोद से संगीता सिन्हा। सिन्हा।
तो इस प्रकार से साहू के बाद में अधिकतम कुर्मी समाज का है 6। थोड़ा सा हम ओबीसी के बाहर भी निकल के देखें क्या, कई लोगों को दिलचस्पी होगी जी कि जो सवर्ण कहलाता है तबका, जो एसटी एससी ओबीसी से परे है, हाँ, उसके भी लोगों की संख्या है क्या? नहीं, वो उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। जी, लेकिन जी, अच्छा, ओबीसी के चर्चा में हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज बात यह है जी कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से लेकर पिछले चुनाव तक हाँ, ओबीसी के अधिकतम 24-25 विधायक चुन के जाते थे। हाँ, इस बार 35 गए हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, 35 गए हैं इस बार। हैं? जी, ये आपको बिहार का असर दिख रहा है क्या? ये बिहार का असर नहीं है, हाँ, लेकिन बिहारियों की तरह छत्तीसगढ़ के भी हाँ, ओबीसी जाति के लोग टैक्टिकल वोटिंग करना सीख गए हैं। ऐसा कि पार्टी लाइन से परे, पार्टी लाइन से परे वोट देना जो शुरू कर हमारी दिया। जाति के हैं, हाँ, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा लगता जाति है। के प्लस वर्ग के, जाति प्लस वर्ग ओबीसी के, ओबीसी यानी मान लीजिए कुर्मी कैंडिडेट है तो भी साहू लोगों ने हाँ, किसी ब्राह्मण या बनिया या राजपूत के मुकाबले हाँ, कुर्मी ने साहू को, साहू ने कुर्मी को वोट दिया होगा, ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है। यानी ओबीसी पहले तो जाति को देखते हैं, उसके बाद जाति के ऊपर अपने वर्ग को भी देखते हैं, वर्ग को भी OBC देखना शुरू कर दिया। ऐसा एक बार आंकड़ा फिर से बताइए। देखिए 35 नहीं, पहले कितने अधिकतम आए पहले थे? 24-25 होते थे। 25 से ऊपर पहले नहीं 25 से आते। ऊपर नहीं हुए। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ की सामान्य सीटें जो हैं अनारक्षित, हाँ, इनसे ओबीसी के कैंडिडेट 25 से ऊपर नहीं आए थे, ऊपर नहीं होते थे। इस बार 35 गए हैं। ये 2018 में भी 25 के ऊपर नहीं गए थे। ओबीसी विधायक 2008 के चुनाव, और इस बार 35 गए हैं। इस बार 35 गए हैं। ये तो हिरण के छलांग लगाने जैसा हो गया है। 25% की बढ़त। अब भाई 10 सीट बढ़ा, 25% की अब एक बढ़त। दूसरी बात मुझको बतलाइए जी, कि कांग्रेस और भाजपा का हमने साहू कैंडिडेट तो गिन लिया, हाँ, कि 11 और 9 20 थे, हाँ, साहू गिना है हमने। हाँ, आप मुझको ओबीसी का बता सकते हैं, कांग्रेस और भाजपा ने टोटल ओबीसी को कितनी टिकटें दी थी? अब देखिए टिकट कांग्रेस का, जहां तक मुझे याद है, कांग्रेस ने 29 या 30 टिकट दिया था ओबीसी को। ओबीसी इस बार 2023 में 2023 ठीक, में। बीजेपी और बीजेपी वालों ने भी 27 या 28 टिकट दिया था। 27 या 28 इन्होंने दिया, 28 29 या 29 30 कांग्रेस ने दिया। इनमें से कई लोग आमने सामने थे, तो जिसमें से चुना तो एक ही जाएगा। हाँ, तो एक प्रत्याशी ओबीसी का अपन जाति के आधार पे सोचें, हाँ, तो वेस्ट हो गया वहां पे, ऐसा जी। तो ये 35 जो आए हैं, तो ये अनारक्षित सीटें हैं कितनी टोटल? भाई अब 29 और 10 बचे 51। हाँ, 51 में 35 आ गए हैं। 51 में 35 ओबीसी के आ गए हैं। उसको 51 में 35 मत करिए, क्योंकि एक जनजाति के जीत चुके हैं, इसलिए 50 मानिए। 50 में 35 ओबीसी के हैं। 50 अनारक्षित सीटों में से 35 ओबीसी के हैं, दोनों पार्टी के मिला के, ऐसा आपका कहना है जी। अब मेरे को बतलाइए, सीटें बची 15। हाँ, और ओबीसी एसटी एससी 3 को हम अलग कर दें, हाँ, तो जो बाकी जातियां बचती हैं, हाँ, उनकी आबादी कितनी है? भाई अब छत्तीसगढ़ में यदि अनारक्षित वर्ग की आबादी की गणना करें, हाँ, तो 32 अलग कर लीजिए, 44 आप अलग कर दीजिए, 44 अलग एसटी का, और 43 और कर दीजिए, तो 87 हो गए। 87 तो बचे 13। तो जो 13 बचे, हाँ, वो अनारक्षित हुए। वो अनारक्षित हुए, तो उनके लिए सीट कितनी बची? 15। उनके लिए सीट बची 15। तो परसेंटेज है 13%, हाँ, सीट बची है 15। तो उनके आबादी के अनुपात में जरा सी ज्यादा बची है, 1 2 3 सीट ज्यादा बची है जी। लेकिन उसी में सिख हैं, हाँ, बौद्ध हैं, हाँ, या मुस्लिम हैं, हाँ, जैन हैं, ये लोग उसी में आते हैं, वो उसी में आए। तो जो हिंदू आबादी के भीतर का जी अनारक्षित नॉन ओबीसी नहीं है, सवर्ण नहीं है, और भी हैं। नहीं, अब उसको सवर्ण मत कहिए। अच्छा, सवर्ण ना कहूँ, ये इसलिए सवर्ण मत कहिए, एक तो कि सवर्ण अवर्ण वाला कंसेप्ट आजादी के बाद से खत्म हो गया है। अच्छा, ठीक है ना। मैं तो समाज शास्त्र की भाषा में बोल रहा था। वो एक्चुअली वो इस शब्द का
बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने लग गया समाज में, है ना। हम उसको अनारक्षित और आरक्षित ही कहें। ठीक है। तो ये जो अनारक्षित वर्ग के हैं, तो इनमें से जो यदि इनको मान ले कि भाजपा ने 27-28 टिकट दिया ओबीसी वालों को, कांग्रेस ने 28-29 टिकट दिया, तो ये जीत गए 35, अब बचे 15। तो 15 जो बचे हैं उसमें आप देखेंगे विजयी प्रत्याशियों का, तो ब्राह्मण जीते हैं 4, ठाकुर राजपूत, ठाकुर यहाँ कहना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, राजपूत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। राजपूत जीते हैं 4, अच्छा 8 हो गए। अग्रवाल और जैन मिला के जीते हैं 6, जिसको कि बनिया कहते हैं, जिनको बनिया कहते हैं बोलचाल में। छत्तीसगढ़ में बनिया माने अग्रवाल जैन सबको मिला के बनिया बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो जीते हैं 6, और एक श्रीवास्तव जीते हैं, कायस्थ। इस प्रकार से ये 15 होते हैं। अच्छा, 15 जीते हैं जी। 13% करीब आबादी इनकी है, इन सारे तबकों की मिलाकर, है ना। नॉन ओबीसी और अनारक्षित ये 13% हैं जी। ये 15 जीते हैं। ये एक चीज मुझको बतलाइए थोड़ा सा जी, कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं और जो जिनको हम अनारक्षित वर्ग कह रहे हैं अभी, ओबीसी से परे का बाकी अनारक्षित, इसके स्ट्राइक रेट का आपको अंदाज है क्या? किस तबके के कैंडिडेट जो हैं वो ज्यादा जीत जाते हैं? नहीं, अब इसके पहले थोड़ा सा और समझ। अच्छा, बतलाइए। जैसे ओबीसी के जो 35 जीते हैं, उसमें भाजपा के 19 हैं। 35 में से 19 भाजपा के हैं। 19 दूनी 38, यानी इनका आधे से थोड़ा ज्यादा है। और कांग्रेस के हैं 16। अच्छा, तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे अनुसूचित जनजाति के 17, कांग्रेस के 16। तो अभी आपने जो कहा था उस हिसाब से कांग्रेस ने टिकटें दी थी बीजेपी से 1-2 ज्यादा, लेकिन जीते हैं कम। जीते हैं 1-2 कम। तो इसका मैं एक मोटे तौर पे मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि ओबीसी जितने लोगों को कांग्रेस ने दी, जितने को भाजपा ने दी, भाजपा के ओबीसी ज्यादा जीते कांग्रेस से अनुपात में। तो अब जैसे इसकी समीक्षा कर लीजिए, एसटी से बीजेपी के अधिक लोग जीते, एसटी वर्ग में। ओबीसी वर्ग में अधिक लोग जीते बीजेपी से। शेड्यूल कास्ट में कांग्रेस के अधिक जीते। हमको ट्रेंड को समझना है ना, वोटिंग ट्रेंड। बिल्कुल। तो जनजाति और ओबीसी में इसमें बीजेपी के पक्ष में अधिक लोग पक्ष में गए लोग, और शेड्यूल कास्ट में कांग्रेस के पक्ष। ये देखिए, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही। आपने जो जनजाति के लोग भाजपा के पक्ष में गए, इसका एक बड़ा इसका संकेत ये है, पूरा सरगुजा भाजपा में चले गया, और बस्तर में 12 में से 8 सीटें चली गई शायद बीजेपी को। मुझको एकदम आखिरी का आंकड़ा याद नहीं है, 12 में से शायद 8 चली गई है वहां पर जी। अब आइए अनारक्षित वर्ग के लिए। ठीक है। ये जो 15 जीत के आए हैं अनारक्षित वर्ग में, जिसमें भाजपा के 13 हैं। 15 में से 13 भाजपा के हैं। 15 में से 13 भाजपा के हैं और केवल 3 कांग्रेस के हैं। ये सब मिला के कांग्रेस की दुर्गति चुनाव में आंकड़ों में हुई है। अब ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, अब इन चारों वर्गों के भीतर में एक अनुमान ही लगा सकते हैं। हम लोग तो एग्जिट पोल किए नहीं किए, है ना। हमको नहीं मालूम है एग्जिट पोल कौन कौन से वर्ग ने कैसा किया। बिल्कुल। लेकिन इस आंकड़े को आप देखें, इसके पहले आप जान लें कि जो अनारक्षित आबादी है, ये राज्य के शहरी क्षेत्रों में अधिक है। जो 13% आबादी का वितरण है, महानगरों में तो 35% तक आबादी है अनारक्षित वालों का, और ग्रामीण अंचलों में घट जाता है। ठीक है। लेकिन इनका वितरण आप बस्तर को छोड़ दें, दक्षिण बस्तर को, तो शेष छत्तीसगढ़ में औसत ये 15-16% है। करीब हर सीट में 15-16% करीब हर सीट में है मिनिमम। ठीक। उनके 13 प्रत्याशी जीत रहे हैं 15 में से, तो 80% हो गया ना। तो अनारक्षित वर्ग के 80% लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं।
यही तो निष्कर्ष निकलेंगे, निष्कर्ष निकल रहा है। अब यदि ये हम वोट को नहीं गिन पा रहे हैं, लेकिन हम कैंडिडेट को गिन रहे हैं। इसको यदि हम वोट में कन्वर्ट कर लें तो 75-80% अनारक्षित वर्ग के लोग भाजपा को दे रहे हैं, वोट दिया उन्होंने। और इसी तरीके से उन्हें सभी सीटों में दिया होगा। मोटे तौर पे जितनी अनारक्षित सीटें हैं, नहीं आरक्षित अनारक्षित सब में यदि इसी पैटर्न पे ये वोट दिए होंगे, अगर ये आरक्षित सीट पर भी है इनकी आबादी, तो आपको लगता है कि इनमें से 80% लोग जो हैं जी वो भाजपा के साथ गए हैं। जिसको हम अनारक्षित वर्ग कह रहे हैं जी, जो मोटे तौर पर जो ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, इन 3 समुदायों के लोग उसमें ज्यादा आते हैं मोटे तौर पर जी। तो इन लोगों का 80% वोट जो है वो भाजपा के साथ गया हुआ दिखता है, क्योंकि हम 80% कैंडिडेट इन तबकों के जीते हुए भाजपा के देख रहे हैं। इसके आधार पे हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कैंडिडेट को वोट में कन्वर्ट करके देख रहे हैं। और यदि ये ऐसा हुआ है तो कुछ एक क्षेत्र खास करके अनुसूचित जनजाति के जहां हार जीत का फैसला 1000-2000 से हुआ है, वहां इनकी सबसे अधिक बड़ी भूमिका रही होगी ऐसा भाजपा को जिताने, क्योंकि इनका 80% अगर भाजपा के साथ चले गया और 100, 200, 300 से फर्क पड़ रहा है, तो इनकी आबादी 2000 भी है और 1500 ने भी वोट डाला है, लेकिन 80% भाजपा को चले गया, तो इनकी आबादी छोटी रहते हुए भी वहां क्रिटिकल जीत जो है इनके कारण हो गई, वहां पर। ये चारों वर्गों का इस तरीके से वितरण है इस चुनाव पर। इसीलिए मैंने दिलचस्प है ये, इसीलिए मैंने कहा कि इस चुनाव में जनता का विराट स्वरूप दिखा है कर। अब आप इसी को पूरे 35 विधानसभा जहां से ओबीसी के लोग जीत के आए, यदि एक एक विधानसभा का आप क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको पूरा तस्वीर समझ में आएगा। अभी हम लोग करने की स्थिति में, मैं खुद भी अभी आंकड़े देखा नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने कहा विराट स्वरूप। विराट स्वरूप दूसरे अर्थों में भी है। देखिए सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर जितनी विविधता पहली बार सुंदरता दिख रही है, ये विविधता, सामाजिक विविधता दिख रही है, वहां दिख रही है। आप इसको सामाजिक न्याय भी कह सकते हैं क्या? एक तरीके से बिल्कुल कह सकते हैं कि ये सामाजिक न्याय का ही एक स्वरूप है। यद्यपि कुछ महत्वपूर्ण जातियां जिनको अवसर मिलना चाहिए, जैसे धोबी है, हर जिले में होते हैं, कुम्हार हर जिले में होते हैं, आपके लोहार हर जिले में होते हैं। हालांकि लोहारों की जनसंख्या जो जनजाति क्षेत्रों में अधिक होती है, अच्छा है ना। अब लेकिन ये मिलते हैं सभी जगह। यदि इस प्रकार के जातियों को यदि एक एक प्रतिनिधित्व मिल जाए तो फिर हमारी लोकतंत्र की और सदन की खूबसूरता बढ़ जाएगी, अधिकतम लोगों की भागीदारी हो जाएगी लोकतांत्रिक प्रणाली में। इसलिए मैं इसको कहा। लेकिन साहू जी, आपके इस निष्कर्ष से जी बड़ा ही प्रभावित हूँ। आपने आंकड़े ही सामने रखे हैं, आपने विचार नहीं रखा है उस मामले में जी कि पिछले चुनाव तक 25 विधायक, 24-25 विधायक आते रहे हैं ओबीसी के सदन में जी। इस बार 35 आए, 35 जा रहे हैं। छलांग है, बहुत बड़ी है, बड़ी छलांग है, 25% की छलांग है। आप जितनी जातियों की विविधता की बात कर रहे हैं कि इसमें कुम्हार को नहीं मिला मौका, धोबी को नहीं मिला, लुहार को नहीं मिला, ऐसी अधिकतर जातियां तो ओबीसी का ही हिस्सा होंगी, लगता है मुझको, है ना जी। ये ओबीसी का ही हिस्सा होगी जी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ओबीसी के कैंडिडेट पार्टियां टिकट ज्यादा दे रही है जी, 90 में से कम 28, 27, यानी 27 से 30 के बीच टिकटें एक एक पार्टी दे रही है ओबीसी को, कैंडिडेट ज़्यादा दे रही है, जीत के आ रहे हैं 35 के करीब। मैं स्ट्राइक रेट नहीं गिनता हूँ, जीत के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे पीछे जो बाकी जातियां हैं उनको भी एक मौका मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है और मिलना चाहिए। आपका ये कहना है कि जिस तरीके से 35 में से 12 साहू जीत के आए हैं अभी, ठीक है,
हो सकता है 11 साहू आ जाएं, एक किसी धोबी को, लोहार को, किसी को मौका मिल जाए। थोड़ा सा त्याग अगर कोई जाति कर ले तो हो सकता है कि मिल जाए जी। आपको ओबीसी के भीतर समाज की जो सोच है, ओबीसी के भीतर कोई एक समाज तो नहीं है, लेकिन हम जब ओबीसी एक बैनर गिनते हैं, एक वट वृक्ष जैसा जी, उसके भीतर क्या लगता है आपको, कोई जाति जो है, किसी दूसरी जाति जिसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, क्या उसके लिए बाकी लोग उदार हो पाएंगे कभी? नहीं, अभी देखिए छत्तीसगढ़ में पहली बार पिछले कुछ वर्षों से ओबीसी जाति के लोग ओबीसी के बारे में सोचना शुरू किए हैं। ऐसा अब अभी कार्यवाही का स्वरूप दिखा नहीं है। शुरू कब से हुआ और क्यों हुआ? ये तो शुरू हुआ मंडल कमीशन से, वीपी सिंह अच्छा, उस समय से वो धीरे धीरे, सामाजिक गति तो बड़ी धीमी होती है ना। वीपी सिंह जी ने इतना बड़ा काम किया ओबीसी के लिए, लेकिन लोगों ने भुला दिया वीपी सिंह को। लेकिन समाज में जो विकास की गति है वो तो निरंतर चल रही है। बहुत धीमी है इसलिए हमको दिखती नहीं है, लेकिन परिवर्तन का प्रक्रिया है। ऐसा अब छत्तीसगढ़ के भी ओबीसी जाति के लोग ये सोचने लगे हैं। खास करके मैं अपने साहू समाज की बात करूं। साहू समाज के 2008 के चुनाव में 11 विधायक थे। 2008 के विधानसभा चुनाव में 11 साहू विधायक थे। 11 अभी 12 हैं। नहीं, देखिए समझ ले, 2008 में 11 थे, 2013 में घट के 9 हुए, फिर 2018 में हो गए 6। साहू लोग 6 हो गए, अभी दुगना हो गए, अभी 12 हुए पिछले चुनाव से। पिछले 5 साल से इस बात की निरंतर चिंतन हो रही थी कि हम 6 हो गए, कहीं 5 ना हो जाए, 3 ना हो जाए। अब क्या करें? ये सामाजिक स्तर पे इस पे चर्चा होती है, चिंतन लगातार चला है 5 साल ऐसा कि हमारी संख्या घट रही है, कल के रोज हम 3-4 भी हो सकते हैं। तो यही वजह है कि जो 16 अधिकतम आ सकते थे उसमें से 12 आ गए। उसमें से 12 आए। आप अधिकतम 16 ही आ सकते थे। अधिकतम 16 आ सकते थे। दोनों पार्टी के मिला के 20 थे। 4 सीटों पे दोनों साहू थे। तो अधिकतम संभव जो था विधानसभा के लिए 16 साहू था। तो 16 में से 12 साहू आ गए हैं। वहां पे 12 आए। वो इसलिए तो संभव हुआ कि पिछले 5 साल से लगातार चर्चा के बाद जो खास करके जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग थे, उन्होंने दूसरी अपने क्षेत्र के बहुसंख्यक जाति से दोस्ती बढ़ाना शुरू किया था। ऐसा जी, दूसरी बहुसंख्यक जातियों के लोगों से उनने संबंध बनाना शुरू किया। साहू नेताओं ने साहू समाज के बाहर के लोगों से संबंध बढ़ाना शुरू किया ताकि चुनाव के समय उनका समर्थन मिल सके। ऐसा इसको योजनाबद्ध तरीके से किया गया। जिसको जो कॉन्फिडेंट था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उसने किया ये। लेकिन चर्चा होके हुआ, ऐसा आपस में चर्चा होके हुआ है कि दूसरी जातियों से संबंध बनाओ कि तो चुनाव लड़े के है तो एक ध्यान रख कि साहू वोट तो मिल जाए ही, जो दूसर वोट है ओकर बीच भी कोशिश कर जरा। ऐसे जैसे मैं एक आकलन बता रहा हूं, जो मेरा इतने साल का आकलन है। साहू समाज के कुल मतदाता के अधिकतम 65% वोट बीजेपी की तरफ जाता है। साहू समाज का अधिकतम 65% वोट बीजेपी की तरफ जाता है। तब जब बीजेपी के पक्ष में प्रदेश में वातावरण रहता है। और यदि पक्ष में वातावरण नहीं है तो 5 से 10% वोट घट जाता है। 50-55 पे रह जाता है। 50-55 पे रह जाता है। माने समाज का 20% जो मत है वो फ्लोटिंग है। वो हवा देख के ज्वाइन करता है ना। इसी तरीके से सबके अपने अपने गणित रहता है। तो जिसको विश्वास हो गया था कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, तो वो संबंध बनाना शुरू कर दिया। ऐसा ये तो होशियारी की बात है। होशियारी की बात है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा खलारी विधानसभा का। खलारी विधानसभा में डॉक्टर रमेश विधायक हुआ करते थे। याद है मुझको। और परेश भी हुआ उनका भाई। एक बार डॉक्टर रमेश को भेखराम साहू ने चुनाव में हरा दिया। तब भेखराम साहू जी जनपद के अध्यक्ष थे। दूसरे बार जब भेखराम जी और डॉक्टर रमेश फिर से लड़े तो भेखराम साहू जी हार गए।
उसके बाद में डॉक्टर रमेश जी का देहांत हो गया। फिर उनका भाई इलेक्शन हुआ, उनका भाई लड़े, फिर भेखराम साहू जी लड़े। हाँ। फिर से भेखराम साहू जी हार गए। हाँ। उसके बाद में फिर वहां एक प्रयोग हुआ बीजेपी के भीतर। अच्छा। बीजेपी ने, ये जब परेश बागवारा कांग्रेस में चले गए, हाँ। अब उसके कांग्रेस में जाने के बाद बीजेपी का में जो वैक्यूम हुआ लीडरशिप में, तो बीजेपी ने एक प्रयोग किया कि उनने एक जनजाति कंवर समाज के को अपना प्रत्याशी बना दिया। ये किस चुनाव की बात है? ये 2003 वाले में। अच्छा, 2003 में ही। हाँ। हाँ। कंवर समाज के उसको प्रत्याशी बना दिया। हाँ। अनारक्षित सीट से। हाँ। और साहब वो चुनाव जीत गया। ऐसा? हाँ। वहाँ आदिवासी आबादी पर्याप्त है। आदिवासी आबादी महासमुंद जिला में सर्वाधिक खलारी विधानसभा खलारी में है 32%। आहा। अब वो 32% का आप फ्रेगमेंट देखेंगे अलग अलग। हाँ। तो गोंड है। हाँ। वो लगभग होंगे 10-12%। हाँ। कुछ ज्यादा होंगे, 14-15% गोंड होंगे। और ये जो कंवर आदिवासी हैं ये भी 9-10% है। आहा। और 4-5% जो आबादी है वो सौरा और बिंझवार लोगों की है। अच्छा। तो वो जो प्रत्याशी उनने बनाया था भाजपा ने, वो कंवर समाज का था। हाँ। तो जो जनजाति समाज का जो वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में जो था, वो 2 हिस्से में टूटा। जो कंवर हैं वो तो पूरे तरह से साथ आए होंगे, पूरे आए। बाकी लोगों में भी काफी आदिवासी हो सकता है आए और वो प्रत्याशी जीत गया। जीतने का मतलब यह है कि 32 में से खासा प्रतिशत उसको मिला होगा जी। फिर दूसरा चुनाव आया, तो दूसरे चुनाव में वो जो गठजोड़ हुआ था, सामाजिक गठजोड़, वो कमजोर पड़ गया। अच्छा। तो वो कंवर प्रत्याशी हार गया। अच्छा। और फिर से परेश बागवारा जीत के आ गए। अच्छा। उसके बाद वाले चुनाव में वो मेरा भाई लड़ा था वहां से विधानसभा का चुनाव। अच्छा। वो भाजपा का प्रत्याशी था। हाँ। तब वो कहा जाता था कि ये सामाजिक जो यहाँ की संरचना है खलारी विधानसभा, वो भाजपा के पक्ष वाली संरचना नहीं है। अब ये भेखराम साहू 2 बार हार चुके हैं, इसलिए ये फिर से साहू उम्मीदवार बनाए हैं, ये जरा गड़बड़ है, ये नहीं जीत सकते। लेकिन वो जीत गए वहां से। अच्छा। और जीते इसीलिए कि विभिन्न समाज के बीच में हमारे परिवार की मितानी है। अच्छा, यानी जिसके सामाजिक संबंध व्यापक हैं, वो जीतते हैं। केवल अपने समाज के वोटर के भरोसे आप लड़ोगे नहीं जीत सकते। तो कई लोगों से तो आपका समाज के भीतर मनमुटाव भी रहता है। हो सकता है नहीं देंगे आपको। इसीलिए मैं बताया ना, अधिकतम 65% जाता है एक पक्ष में। 35% तो फिर भी बिखरता है। अब यदि आपके दूसरे बहुसंख्यक जातियों से संबंध आपके अच्छे हैं, तो आपको दूसरों से भी समर्थन मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में संबंध बनाने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है मितान बदना। आप 2-4 जाति के लोगों से मितान बच जाओ, तो आप चुनाव लड़ोगे तो वो मितान पूरी ताकत से आपको जितवाएगा, अपनी अपनी जाति में आपके काम आएगा। तो हमारा भाई जीता वहां से, 6000 वोटों से जीता था। दूसरे चुनाव में उसके बदले में किसी दूसरे साहू को प्रत्याशी बनाए। अच्छा, जिसका मितान कम रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, जो भी हो वो तो 50,000 वोटों से हार गए। एक साहू 6000 वोट से जीता, एक और दूसरे चुनाव में 50,000 वोटों से चुनाव में दूसरा साहू 50,000 से हार गया। और अभी के चुनाव में अभी बीजेपी ने चंद्राकर प्रत्याशी उतारा वहां से खलारी में। ये साहू लोग तो नहीं जीत पाते हैं, तो चंद्राकर उतार लो। वो 40,000 वोटों से हार गए। अभी 40,000 से हार गए। 39,900 बीजेपी की लहर में 39,000 जब 54-55 सीट बीजेपी जीत रही थी तो उसमें 40,000 से हार गया। और किससे हारे? वो यादव से हारे। अब यादव समाज की वहां जनसंख्या लगभग 8% है खलारी विधानसभा में। वो 40,000 वोटों से बीजेपी के लहर में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जीत के गया है। कैसे हुआ ये? सामाजिक गठजोड़, सामाजिक संबंधों के कारण होता है। वहीं पे आप महासमुंद विधानसभा में आप जो बात कह रहे हैं मैं उसका एक व्यापक महत्व देख रहा हूं कि अगर अलग अलग समाजों के साथ आपके संबंध अच्छे हैं जी,
तो आपके चुनाव जीतने की संभावना ज़्यादा रहती है, बहुत बढ़ जाती है। सिर्फ अपने ही जात के भरोसे अगर आप उम्मीदवार बने रहेंगे जी, तो आपकी संभावना उतनी नहीं हो सकती जितनी कि व्यापक अंतर संबंध वाले किसी नेता की बनती है। ऐसा जी। मेरे 2 सवाल हैं साहू जी। जी, एक तो ये है कि जितना आप बतला रहे हैं बारीकी से, जी, मुझको कांग्रेस और भाजपा 2 बड़ी पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ में, क्या इन दोनों पार्टियों के भीतर इस स्तर का विश्लेषण हर कॉन्स्टिट्यूंसी का करके जी, और टिकट तय की जाती है? क्या पार्टियां इतना मेहनत करती हैं जाति विश्लेषण में? मेरा अनुमान है कि ये नहीं करते हैं। नहीं करती हैं। यदि ये करते हाँ, तो परिणाम कुछ और होता, ये धोखा नहीं खाते। कौन? जो कांग्रेस ने अभी जैसे दोनों दल के लोग, दोनों दल, कभी एक खाता है, कभी दूसरा खाता है। यदि गंभीरता से विश्लेषण करते तो शायद इस तरीके से धोखा नहीं खाते। यानी आपको ये लगता है कि उनका उम्मीदवार चयन, जाति चयन ये बेहतर हो सकता था अगर उन्होंने जातिगत आधार पे, क्योंकि हम जात पात के खिलाफ कितना भी बोलें, समाज में तो जात पात आज है जी। समाज में तो लोग जाति को मानते हैं, जाति के भीतर शादी करते हैं, लोग दांड लगा देते हैं, कोई जुर्माना लगा देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। बहुत सारे समाज हमारे यहाँ बहिष्कार करते हैं तरह तरह से। तो आपका ये अंदाज है कि कांग्रेस और भाजपा जैसे जो बड़े दल हैं, जिनका लंबा तजुर्बा है, जिनके कैंडिडेट मिलकर समझ लीजिए 90 विधानसभा की अधिकतर सीटों पे काबिज रहते हैं, इस बार 89 पर काबिज हैं, कुल 1 सीट किसी और को मिली है, ये लोग भी अपने उम्मीदवार तय करते समय जाति व्यवस्था का इतना बारीक अध्ययन शायद नहीं करते हैं। ये एक हो गया। मेरा दूसरा एक सवाल और है जी। वो सवाल ये है कि अभी पूरे देश में जाति जनगणना की बात चल रही है जी, बिहार की तर्ज पर। कांग्रेस ने कहा है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनेगी, ये अलग बात है कि अभी जहाँ सरकार थी वो भी चली गई उनकी, लेकिन कहा था उन्होंने इंडिया गठबंधन में भी कहा है कि जहाँ हमारी सरकार बनेगी जाति जनगणना हम करवाएंगे। आपको क्या लगता है, जाति जनगणना हो जाएगी अगर, तो उसका सबसे बड़ा फायदा किस जाति के तबके को मिलेगा? ओबीसी को? देखिए, मेरा मानना ये है कि यदि जाति जनगणना होती है तो उसका फायदा सभी वर्ग के, जो सबसे गरीब और अशिक्षित तबका है उनको मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि अभी तो हमको मालूम ही नहीं है कि किस वर्ग के भीतर किस जाति के लोगों की क्या हालत है। उदाहरण के लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, राज्य में 12.5% शेड्यूल कास्ट है। इस शेड्यूल कास्ट में हम लोग कितने लोगों को जानते हैं? हम लोग सतनामी समाज के बारे में जानते हैं, 2-3 प्रमुख जातियों, गाड़ा के बारे में जानते हैं, महार के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसे 10-12 बहुत छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी आबादी कम है। हम नहीं जानते कि उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली, कितने लोग पढ़े, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। उसी तरीके से 40 से अधिक जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ में, हम कितने जनजाति को जानते हैं? गोंड जानते हैं, कंवर जानते हैं, हलवा जानते हैं। आपका ये कहना है कि ये जाति जनगणना को ओबीसी से जोड़कर देखना गलत है। ये जो आरक्षित तबके हैं, यानी इससे केवल एक नए ओबीसी आरक्षण भर की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं है। जो ST/SC आरक्षित तबके हैं, इनके भीतर भी अलग अलग जातियों की का आकार पता लगेगा और उनके हक, उनकी जरूरत के बारे में एक दोबारा विचार हो सकेगा, ऐसा आपका कहना है? ऐसा मेरा मानना है। भले उनका आरक्षण उतना का उतना रहेगा, लेकिन उसके भीतर उसका डिवीजन दोबारा तय हो सकता है। जी। अब इसीलिए केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग बना रखा है। रोहिणी आयोग तो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद गठित हुआ ना, तो उस रोहिणी आयोग ने सरकार को अपना रिपोर्ट दे दिया है। अभी रिपोर्ट संसद में पेश नहीं हुआ है। तो जब आप जाति के वर्गीकरण को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर रोहिणी आयोग बैठाए क्यों? अब जब रोहिणी आयोग बैठा है तो आपको वर्गीकरण को स्वीकार करना पड़ेगा। अब मान लीजिए रोहिणी आयोग ने वर्गीकरण कर दिया। ये कुछ उसी किस्म का नहीं है कि छत्तीसगढ़ में क्वांटिफिएबल डेटा कमीशन बनाया गया, लेकिन उसकी जानकारी को, उसके निष्कर्ष को, आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। तो जब आपको निष्कर्ष को सार्वजनिक नहीं करना है, राज्यपाल को भी नहीं देना है, तो बनाए क्यों? नहीं, रोहिणी आयोग का मसला थोड़ा दूसरा है।
हाँ। रोहिणी आयोग बनाया गया था, ये खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों, इवन महाराष्ट्र में समस्या आई कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्वेशन महाराष्ट्र में जैसे मराठा आंदोलन बड़ा उसको कुछ संपन्न जाति के लोग ही उसका फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल विपन्न जाति के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो उसके अध्ययन के लिए रोहिणी आयोग बैठाया गया था। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में कहूं तो आपका साहू समाज जो है, वही सबसे ज्यादा फायदा पा रहा है विधानसभा चुनाव में। हाँ, राजनीति अभी फिलहाल अभी राजनीति में साहू समाज की अधिक भागीदारी है। अन्यथा पिछले सरकार में आप देखेंगे कम थी। हाँ, कम थी, 6 थे, अभी 12 हो गए। तो अभी भागीदारी बहुत अधिक दिख रही है। लेकिन अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल कैसे बनता है, कितनी भागीदारी मिलती है, वो आगे की चीज है। ठीक बात है। लेकिन जो वर्ग का जो वर्गीकरण है वो तभी संभव है जब जाति जनगणना हो। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी आप वर्गों का वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अब बिना वर्गीकरण किए जो मौजूदा आरक्षण नीति है उसका लाभ आप अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। एकदम सही बोल रहे हैं आप। मैं इस बात को एक दूसरे तरीके से भी देखता हूं, उसको बतलाइएगा मेरी सोच सही है या नहीं है। ओबीसी आरक्षण जहां भी है जी, एडमिशन में है, नौकरी में है, जहां भी है, अभी संसद और विधानसभा में तो नहीं है, लेकिन जहां भी है वहां पर एक सीलिंग बनी हुई है क्रीमी लेयर की कि जैसे आपके बच्चे जो हैं वो कई तरह के ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं पा सकते क्योंकि आपकी तनख्वाह ज़्यादा है, 3-4 लाख रुपया तनख्वाह है आपकी, तो आपके बच्चे शायद नहीं पा सकते आरक्षण का लाभ। ऐसा ही है। मैं खुद नहीं लिया कभी आरक्षण का लाभ, न मेरे बच्चे लेते हैं, न ले सकते। मैं क्रीमी लेयर में आता हूँ। हाँ, क्रीमी लेयर में आते हैं। अब मुझको एक बात बतलाइए मेरी अपनी समझ के लिए, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति तबके हैं, इसमें क्रीमी लेयर नहीं है। तो मुझको लगता है कि एक शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति के जो सांसद हैं, विधायक हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं या पैसे वाले लोग हैं, इनके बच्चे भी आरक्षण का लाभ हो पाते हैं, जबकि वो पढ़ लिख कर कोचिंग सेंटर जाकर मुकाबले के लायक तैयार हो सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई क्रीमी लेयर नहीं बनाई गई है इन दो तबकों में। मेरी एक सामान्य जिज्ञासा ये है कि इन तबकों के लोगों के लिए जो अवसर आते हैं वो शायद 1% भी नहीं रहते हैं इनकी आबादी के मुकाबले, चाहे नौकरी हो चाहे कोई पढ़ाई की दाखिला हो। तो क्यों इसमें क्रीमी लेयर ना लागू की जाए? देखिए, सैद्धांतिक रूप से आप सही कह रहे हैं, हाँ, लेकिन व्यवहारिक अड़चन इसमें क्या है? वो ये है कि ये दोनों समुदाय अब वोट बैंक बन चुका है। वो अड़चन थोड़ी है, वो एक योजना और साजिश के तहत उसको रोका गया है। चाहे जो भी हो, हाँ, वो वोट बैंक बन चुका है। कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसको छेड़ना नहीं चाहते हैं। ये स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये है कि भाई दीर्घकालीन आपको विकास की नीति बनाना है, तो आपको सभी वर्गों के लिए आप जो बोल रहे थे अभी कि जो उपेक्षित वर्ग है, जो जाति जनगणना से सामने आएगा, उस उपेक्षित वर्ग को मैं अभी आर्थिक आधार पे देख रहा हूँ कि ST-SC तबके के भीतर के जो सबसे गरीब लोग हैं, जो जिनकी आय एक सीमा से कम है, जिनके माँ बाप सांसद विधायक नहीं बन सके, जज नहीं बन सके, आपके जैसे प्राध्यापक नहीं बन सके, उन लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए आरक्षण का ज़्यादा। जो कमज़ोर हैं जी, जो ताकतवर हो चुके हैं पैसे से, शिक्षा से, ओहदे से, एक हाईकोर्ट जज है, शेड्यूल कास्ट के हैं या शेड्यूल ट्राइब के हैं, उनके बच्चे को क्यों हक होना चाहिए आरक्षण का? देखिए, ये वही एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा है। ये बन सकता है। क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा, अब सवाल ये उठेगा कि देश भर में सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कितने जजेस हैं? ठीक है। कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज में आरक्षण नहीं है। क्यों? लेकिन IAS IPS में तो आरक्षण है ना, तो हम बता सकते हैं कि ST-SC के कितने हैं। तो आप ये भी बताइए कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज क्यों नहीं बने? नहीं, मैं अभी आप अधूरे तरीके से मत सोचिए ना। अधूरे तरीके से नहीं, मैं किसी एक समाधान को
मैं इतना जटिल बनाना नहीं चाहता कि जिसका एक साधारण समाधान हो सकता है उसको हम जटिल बना के कभी उसको होने ही ना दें। नहीं, अब इसका एक सुगम रास्ता ये है हाँ कि आप आरक्षण के भीतर आरक्षण कर दीजिए ना। हाँ, मान लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य में मैं तो जो क्रीमी लेयर बोल रहा हूँ, नहीं, वो क्रीमी लेयर नहीं, वो उसमें तो विवाद पैदा होगा ना। आप उस विवाद से बचे बिना भी उपाय ढूंढ सकते हैं। कैसे? उपजाति के आधार पर? नहीं, आप जो है मान लीजिए जनजातियों का 32% आरक्षण है। उस जनजाति के 32% आरक्षण में जनजातियों के भीतर उन तबकों को ढूंढिए जो विकास नहीं कर पाए और उनको चिन्हित करके उनकी आबादी से अधिक आरक्षण उसी आरक्षण के भीतर कर दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ क्रीमी लेयर की बात, तो क्रीमी लेयर में आर्थिक आधार की बात मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं क्रीमी लेयर, वो तो उस वर्ग से निकल के बाहर के वर्ग में जा रहा है ना। वर्ग से निकल के जाए, वो बाहर के वर्ग में वो रिजर्व कम्युनिटी का आरक्षित तबके के लाभ ना ले। बाकी तुमको जहां जाना है वहां जाओ। हाँ, इसी में तो विवाद हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो विवाद किसके तरफ से होगा? देखिए, विवाद दो तरफ से होगा। जो ST/SC तबके के भीतर जो क्रीमी लेयर में आज आ रहे हैं, वो इस हक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। जिसके ब्यूरोक्रेट हैं, जिसके सांसद हैं, जिसके विधायक हैं, जिसके जज हैं, वो तैयार नहीं होंगे। एक विवाद। दूसरा, इनको जब रिजर्व कम्युनिटी से आप निकालोगे तो ये कहाँ जाएंगे? जो जनरल सीटें हैं अनारक्षित, उसके तरफ जाएंगे। तो उनका एक विवाद हो सकता है कि भाई तुम्हारे लिए ST/SC का जब रिजर्व है, तुम जनरल सीट पे क्यों आ रहे हो? जैसे सरगुजा जो अनारक्षित सीट है, उस पे आदिवासी को आपने टिकट दे दी, तो लोग कह सकते हैं उस अनारक्षित सीट के कि साहब सरगुजा में 2 ठोक तो अनारक्षित सीट है, आप इस पे भी आदिवासी उतार रहे हो, ये कह सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सामाजिक न्याय के नज़रिए से मैं सोचता हूँ, तो मुझको ये लगता है कि ST/SC के भीतर घूम फिर कर उसी 10% आबादी को 90% अवसर मिल जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास आंकड़े का कुछ वो नहीं है, मैं एक अंदाज बता रहा हूं आपको। जो 10% क्रीमी लेयर है ST की, 10% क्रीमी लेयर SC की, वही 90% अपॉर्चुनिटी को यूज कर रही है, कंज्यूम कर रही है। जो 90% नीचे की आबादी बचती है कमजोर, उसके लिए कुल 10% अवसर बचते होंगे अधिक से अधिक, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, अब इसका दूसरा समाधान भी है ना। वो समाधान ये है कि आप उन वर्गों के भीतर जो वंचित हैं उनको आप आइडेंटिफाई करिए। ये आइडेंटिफिकेशन साहू जी बहुत ही मुश्किल रहेगा। विवाद क्यों? जाति जनगणना में आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसमें जाति भर आइडेंटिफाई होगी, वो जाति कितनी विकसित है, कितनी अविकसित है। जब जनगणना होती है तो उसमें तो सारे आंकड़े होते हैं। आप मुझको बतलाइए, किसी उपजाति या जाति के विकसित या अविकसित होने के पैमाने कौन से रहेंगे? मोटे तौर पे आर्थिक पैमाने भी रहेंगे। आर्थिक पैमाने भी रहते हैं, शैक्षणिक पैमाने भी रहते हैं, छूत अछूत का पैमाना, सामाजिक पैमाना भी सामाजिक भी रहेगा। तो पहले हम उनको पहले हम आइडेंटिफाई कर लें और समानुपातिक आरक्षण देना। आप समानुपातिक आरक्षण की दिशा में सोचिए। बहुत जटिल है। मुझको लगता है जैसा महिला आरक्षण के मुद्दे को मोदी सरकार ने संसद में पेश भी किया, और पेश करने के बाद उसको इतना जटिल कर दिया कि ये अगली जनगणना के बाद होने वाले डिलिमिटेशन के बाद में ये लागू होगा। नतीजा ये निकला कि ये जो चुनाव अभी हुआ विधानसभा का, इसमें बीजेपी जिसने कि महिला आरक्षण लाया विधेयक संसद में, वो चुनाव में नाम भी नहीं ले पाई महिला आरक्षण का। किसी भाषण में नाम भी नहीं ले पाई। आपने एक सामान्य सी बात थी जिसको कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने संसद में कहा था। राहुल गांधी ने कहा कि साहब इसको आप अगली जनगणना से, अगले डिलिमिटेशन से क्यों जोड़ रहे हो? कल से लागू कर दो, कल सवेरे से हम लोग साथ में हैं, कल सुबह से लागू कर दो। बाद में जब डिलिमिटेशन होगा फिर लागू हो जाएगा, उसके हिसाब से बदल जाएगा। नहीं किया भाजपा ने। नतीजा ये निकला, इस पूरे विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण मुद्दे ही नहीं बन पाया। महिला आरक्षण आप ले भी आए और वो बेअसर रहा। इसको क्या कहते हैं पता है? बकरे की जान गई, खाने वाले को मजा नहीं आया। हालांकि आप खाते हो बकरा, नहीं खाते हो मेरे को नहीं मालूम, मैं तो नहीं खाता हूँ। मैं केवल कहावत के रूप में इसको कह रहा हूँ। इसको ध्यान रखिएगा।
भाजपा महिला आरक्षण लेकर आई, लेकिन उसका इस चुनाव में 5 राज्यों में फायदा भी नहीं उठा पाई। किस लिए? उसने इसको इतना जटिल बना दिया है। अभी किसी समाजशास्त्री का कहना है कि 2029 में लागू होगा, कोई 31 बोल रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी के पिटीशन और दखल का बात करके 35-36 के पहले नहीं हो पाएगा। ऐसे सारे विवाद चल रहे हैं आरक्षण को लेके। लेकिन घनाराम साहू जी से ये बातचीत जो है, पिछली बार भी जब हमने बातचीत की थी वो बड़ी दिलचस्प बातचीत थी। उसको उस वक्त हमारा सब्सक्राइबर बेस छोटा था, लेकिन 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा था। मुझको पूरा भरोसा है, जात पात में जो भरोसा नहीं रखते हैं उनके लिए भी है कि जात पात जो है ये एक हकीकत है। ये इस हकीकत को आप झुठला नहीं सकते कि भारत के अधिकांश लोग जो हैं किसी न किसी जाति व्यवस्था के तहत जीते हैं, उसके तहत शादियां करते हैं, उसके तहत वोट भी डालते हैं। शायद उनमें से अधिकतर लोग, मेरे जैसे लोग कम होंगे जो जात लिखते नहीं, जात मानते नहीं, लेकिन मैं हिंदुस्तान की हकीकत नहीं हूँ, मैं उसका कोई बड़ा प्रतिनिधि नहीं हूँ। ये बातचीत जो है हम कुछ और पहलुओं को लेके, कुछ और मुद्दों को लेकर जारी रखेंगे। फिलहाल आपने हमको इतनी देर देखा इतने गंभीर मुद्दे को लेकर, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप इसको देखते चलिए। ये एक सामाजिक हकीकत पर एक गंभीर चर्चा है जिसका एक राजनीतिक चुनावी पहलू आज सामने आया है। हम आपसे फिर मिलेंगे। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, अपनी टिप्पणी लिखिए। आपसे फिर मिलेंगे।